वेलकम एवरीवन। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन की। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कर लेते हैं। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई बताइएगा ज़रूर, और कंटिन्यू करिएगा पढ़ाई। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिए फिर 2 दिन छुट्टी मार लिया, ऐसा मत कीजिएगा। कंटिन्यूस पढ़ते रहिएगा। ये चैप्टर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इलस्ट्रेशन 1, XYZ आर पार्टनर ऑफ द फर्म XYZ and company sharing profit and losses in the ratio 4:3:2. Following is the balance sheet of the firm as at 31st March 2011। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जनरल लेजर, सन्ड्री क्रेडिटर, फिक्स एसेट वगैरह दे रखा है। पार्टनर ऑफ फर्म डिसाइडेड टू डिसॉल्व द firm on the above said date. Fixed asset were realized 5,20,000 and book debt 4,40,000. Stock were valued at 250,000 and it was taken over by partner Y. Creditor allowed discount of 5% and expense of realization amounted to rupees 6,000. You are required to prepare realization account, partner capital account and cash account. तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करेंगे और टू सन्ड्री एसेट सारी ट्रांसफ़र कर देंगे। टू फिक्स एसेट, ठीक है, 5 लाख, टू स्टॉक 3 लाख, टू डेटर 5 लाख। कैश को नहीं करेंगे ट्रांसफ़र बाय क्रेडिटर को करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ सारे पार्टनर सॉल्वेंट है तो क्रेडिटर को भी कर ही देंगे 3,20,000। अब पैसा कितना मिला है बाय कैश। टोटल पैसा कितना मिला है देखो, फिक्स एसेट से 5,20, सारों का टोटल करके लिख देते हैं। फिक्स एसेट से 5,20 तो ये 5,20,000 प्लस बुक डेट से 4,40,000 प्लस 4,40,000, तो पैसा मिला है 9,60,000। स्टॉक जो है वो किसने लिया है, वाई ने लिया, तो हम क्या कर देंगे, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगे। टू स्टॉक करेंगे क्या, नहीं, स्टॉक तो अपन ख़त्म कर चुके हैं, तो टू रियलाइजेशन, तो बाय वाई कैपिटल। समझ पा रहे हो बात। स्टॉक क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉक तो अपन ने पहले ही राइट ऑफ कर चुके हैं। उसने लिया इसको 2,50,000 पे। क्रेडिटर अलाउड डिस्काउंट ऑफ 5%, कोई बात नहीं। कितने का है, 3,20,000 का, उसमें से 5% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब हमने उनको कैश कितना दिया, 2 कैश 3,04,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ है, जो भी एक्सपेंस है, लॉस है, गेन है, वो सारा रियलाइजेशन के थ्रू ही पे होगा। 2 कैश 6,000। अब एज ए बैलेंस निकाल देंगे, 3,20,000 प्लस 9,60,000 प्लस 250 माइनस, सॉरी गलत कर दिया, मतलब 320 प्लस 960 प्लस 250 माइनस 5 3 8 8 और 5 10 13 माइनस 13 लाख माइनस 3,04,000 माइनस 6,000। 80,000 का बैलेंस आ रहा है क्या, वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 80,000 किस में, रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे 432 में, डिवाइड बाय 4 3 7 और 8 9, डिवाइड बाय 9 इंटू 2, कितना आ रहा है 17,778। इस तरीके से आ जाएगा। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर रियलाइजेशन का बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनर कैपिटल के लिए, और क्या है, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, बैलेंस लिख दिया, जनरल लेजर उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्री की, और बाकी का क्या कर देंगे, 2 कैश या बाय कैश कर देंगे, जिसका जो बैलेंस आएगा। ये रियलाइजेशन अकाउंट का, ये जो उसने स्टॉक लिया उसकी एंट्री कर दिया, और ये रियलाइजेशन का बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया, बाकी का क्या कर देंगे, 2 कैश कर देंगे, और कैश अकाउंट बनाएंगे, और कैश अकाउंट मैच हो जाएगा। मतलब आपका क्वेश्चन है जो सही है, ठीक है। बड़े क्वेश्चन को करने में ये दिक्कत आ जाती है इसके अंदर, कि फिर क्वेश्चन और आंसर देखने में दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन का जो किस तरीके से करेंगे वो आपको मैं पूरा बता दूंगा, फिर आपको खुद से भी कर सकते हैं, ऐसा करके दे दूंगा, क्लियर है।
Illustration second, PQR were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. No partnership salary or interest on capital being allowed. Their balance sheet on 31st June 2011 is as follow. इस तरीके से दे रखी, फिक्स कैपिटल अकाउंट दे रखा है एंड करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। ओ मिसल आर का करंट अकाउंट जो वो डेबिट है और P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा है, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2011 द पार्टनरशिप वर डिजोल्व, पार्टनरशिप जो वो डिजोल्व हो गए। मोटर व्हीकल वर टेकन ओवर बाय द क्यू एट द वैल्यू ऑफ 500 बट नो केस पास्ड स्पेसिफिकली इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। वो कह रहा है कि मोटर व्हीकल है जो क्यू ने ले ली, लेकिन उसके बदले में उसने कोई स्पेसिफिक केस है जो दिया नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, मोटर व्हीकल को हटा देंगे। तो मोटर व्हीकल को रियलाइजेशन में हटा ही चुके होंगे, ठीक है, साथ में हटा देंगे। फिर अपन क्या कर देंगे, वाई के कैपिटल क्यू के कैपिटल को कम करना है, तो हम क्या कर देंगे, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ पा रहे हो? तो रियलाइजेशन सारी एसेट राइट ऑफ करने के बाद अगर कैश मिल रहा है तो बाई कैश कर देंगे, अगर कोई पार्टनर ले रहा है तो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। सेल एंड अदर एसेट रियलाइज द फॉलोइंग अमाउंट, गुडविल से नील मिला है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से ये मिला, प्लांट एंड इक्विपमेंट से, स्टॉक और डेट से। ट्रेड क्रेडिटर वर पेड 11,700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर डेप्ट, 11,700 रुपये ने टोटल क्रेडिटर को अपन ने सेटल किया था। कॉस्ट ऑफ डिजोल्यूशन अमाउंटेड टू ₹1,500, डिजोल्यूशन की टोटल अमाउंट जो है वो मिली, मतलब पेमेंट करना पड़ा हमें 1,500 का। क्या कर दोगे, रियलाइजेशन टू कैश, क्रेडिटर के लिए भी रियलाइजेशन टू कैश। द लोन फ्रॉम पी वॉज रीपेड, पी एंड क्यू वर बोथ फुल्ली सॉल्वेंट एंड एबल टू ब्रिंग in any cash required, but R was forced into bankruptcy and was only able to bring 1/3 of amount due। अब देखो, जैसे ही अगर ऐसा हो कि एक पार्टनर है जो इंसॉल्वेंट हुआ है, तो आप पहली चीज़ तो क्या करोगे, दो चीज़ें ध्यान दोगे। एक तो अपनी बुक के अंदर जाके चेक करिए कि कोई रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह तो नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो चेक कीजिए कि फिक्स कैपिटल अकाउंट वाला बैलेंस है या करंट अकाउंट का बैलेंस, मतलब एक कैपिटल का ही बैलेंस है या कैपिटल और करंट दोनों का। अगर कैपिटल और करंट दोनों है तब तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के रेशियो में उनका जो भी इंसॉल्वेंसी का लॉस होगा वो बिहेयर कर लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही है, मतलब सारे ट्रांजेक्शन उसमें होते हैं, तो आपको क्या करना है, रियलाइजेशन के अलावा सारे ट्रांसफ़र करने हैं। मतलब अगर कोई पुराना रिजर्व है तो वो ट्रांसफ़र कर दीजिए, और पुरानी कोई अगर अकाउंटिंग एंट्री बाकी है तो वो अकाउंटिंग एंट्री जो वो क्या कर दीजिएगा, उसमें पास करके फिर कीजिएगा। क्लियर? यू आर रिक्वायर्ड टू, अब आपको करना है कि इनको एंट्री करके बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ डेटर लिखा है 2000 का, ठीक है, और प्रोविज़न लिखा है 100 का। तो एक तो अपन क्या कर सकते हैं, सीधा टू डेटर लिख सकते हैं 1900, लेकिन वो सही नहीं है। एक्चुअल में डेटर अपने बुक के अंदर कितने से, 2000 से, और ये 100 से प्रोविज़न है। तो हम क्या कर सकते हैं, टू ट्रेड डेटर 2000 से कर दें और बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स कर दें 100 से। अल्टीमेटली तो बात वही है, लेकिन दोनों राइट ऑफ होंगे और ये ज़्यादा सही तरीका प्रेजेंट करने का। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन यहीं से बता देता हूँ मैं आपको। पहले हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट जब मैं करवा ही देता हूँ, फिर उसमें और दिक्कत आएगी। ये हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, एक सेकेंड है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट है जो उसको ओपन करेंगे और उसके थ्रू क्या करेंगे, हम सारी एंट्रीज करेंगे। एंट्रीज मतलब रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया और हम सारी एसेट जो वो क्या कर देंगे, उसके अंदर राइट ऑफ कर देंगे। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट किया, टू गुडविल, टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, टू प्लांट एंड इक्विपमेंट, टू मोटर व्हीकल, टू स्टॉक, टू डेटर 2000 से, ठीक है। कैश को करेंगे नहीं, आर के करंट अकाउंट को करेंगे नहीं, P&L को करेंगे नहीं। तो टू सन्ड्री एसेट टोटल कितने से कर दोगे, गुडविल के 40,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के 8,000, 12,800 किसके, प्लांट एंड मशीनरी के 700, मोटर व्हीकल के, स्टॉक के 3900 और डेटर के 2000। तो टोटल कितने, 67
400 कितना 67,400। फिर बाय सबसे पहले से पहले तो ये प्रोविज़न वाला जो है वो प्रोविज़न वाला लिखी, तो प्रोविज़न कितने का, प्रोविज़न 100 का, ठीक है। और बाय सन्ट्री क्रेडिटर कितने का, प्रोविज़न 100 का क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ टोटल डेटर इस साइड में 2000 से राइट ऑफ की है, ठीक है। बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर है भाई 12,400 से, तो ये क्रेडिटर हो गए 12,400 से, ठीक है। तो असेट सारी हटा दी, राइट ऑफ और लाइबिलिटी सारी हटा दी। पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। मोटर व्हीकल टेकन बाय क्यू, क्यू ने 500 पे लिए, तो क्या करते हैं बाय क्यूज कैपिटल 500 रुपये, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो सारा कैश मिला के कितना मिला है, 7,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 1,600 कितना 16600 बाय कैश 16600। मतलब को नहीं एसेट लिख रखी है, पैसा तो कुछ मिला नहीं। ट्रेड क्रेडिटर को 11,700 दिया है, तो टू कैश 11,700। कॉस्ट ऑफ डिजोल्यूशन अमाउंटेड टू ₹1500, तो रियलाइजेशन टू कैश एक्सपेंस का पेमेंट किया कितने का 1,500 का। लोन वॉज रीपेड पी एंड क्यू बोथ फुल्ली। अब देखो ये जो लोन है, लोन फ्रॉम पी, ये आप चाहो जैसे कर सकते हो। लोन फ्रॉम पी जो है ये चाहो तो रियलाइजेशन अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो और चाहो तो इसको अलग से भी एंट्री कर सकते हो, जैसे आपकी अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब सपोज हम अलग से पे करते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, लोन फ्रॉम अलग से एंट्री क्या कर देंगे, लोन फ्रॉम पी टू कैश। सर कौन सा ज़्यादा सही है, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोन फ्रॉम पी वॉज रीपेड, अगर ऐसे करोगे तो आपको क्या करना होगा 12,400 और एक अकाउंट और बनाना होगा रियलाइजेशन के साथ, लोन फ्रॉम पी। उसमें क्या एंट्री कर दोगे, पहले उसका बाय बैलेंस लिख दोगे और फिर टू कैश लिख दोगे, क्लियर है। ये करने के बाद में क्या है, वो कह रहा है कि पी एंड क्यू वर फुल्ली सॉल्वेंट एंड एबल टू ब्रिंग इन कैश रिक्वायर्ड। अब जब लिखा है कि वो इंसॉल्वेंसी की बात आए तो देखो कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों है या कैपिटल अकाउंट अकेले ही, तो यहाँ कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। इंसॉल्वेंसी का लॉस कैलकुलेट करेंगे इसका टोटल, और वो क्या कर देंगे, पी और क्यू बोथ फुल्ली सॉल्वेंट, पी और क्यू है जो फुल्ली सॉल्वेंट है उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के अंदर 2:2, मतलब कि 20,000 2:2 या फिर 1:1 कह दो, इस रेशियो में वो क्या कर देंगे, उसका जो लॉस होगा वो बेयर कर देंगे। तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, इसका बैलेंस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। पार्टनर करंट अकाउंट है उसका बैलेंस जो वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि रियलाइजेशन पे तो अब सारा ख़त्म करेंगे, तो क्या कर देंगे पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर करंट अकाउंट मतलब कि यूँ लिख दीजिए, पीज करंट अकाउंट टू पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज करंट अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना ठीक है, इन दोनों का कितना 500 और 9,000, 500 और 9,000, 500 500 9,000 9,000। अब जो ये नल है आर, इसका तो बैलेंस ही कैसा है, डेबिट है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, टू आर्स करंट अकाउंट, ठीक है, कितने का 400 का, और वो किसके थ्रू होगा, आर्स कैपिटल अकाउंट। उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे 400 से कम कर दें। तो ये हो गया। पी एंड एल का बैलेंस जो है वो हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, आर का बैलेंस निकालेंगे, आर का जितना बैलेंस कम पड़ेगा वो क्या कर देंगे, दोनों पी और क्यू आधा आधा ले लेंगे। तो समझ लीजिए, ये साथ में कैश अकाउंट बनाइएगा ताकि आपको पता चले कि आपने सही किया या नहीं किया, ठीक है। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट 20,000 ही है, ठीक है, और ये इनका करंट अकाउंट जो ट्रांसफ़र किया 5500 2400 कैसे किया, अभी बैलेंस कितना था
एक सेकेंड है, करंट अकाउंट इन्होंने इन द राइट आफ्टर एडजस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप चाहो तो ये उन्होंने क्या किया, एडजस्ट करके किया, अपन सीधा अपने क्या किया है, कितना लिखा है भाई। इसको बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हो, आपको इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। 500, 900 और 400। तो हम क्या करते हैं एंट्री, हम करते हैं 500, 900 और 500, इसका 9000 और इसका 400। फिर हम क्या करते हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉस का P&L का डेबिट बैलेंस कितना है, 12000 है। तो 12000 को कैसे करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 डिवाइडेड बाय 6, मतलब कि 2000, 4000 और 6000। तो फिर हम क्या करते हैं, P&L को क्या करना है, P&L करना है डेबिट बैलेंस से मतलब, और P, Q और R कितना, 2000, 4000 और 6000। ठीक है, तो ये क्या कर देते हैं, P&L 6000, 6000, अरे सॉरी गलत लिखा हुआ है, ये प्रॉब्लम, 6000, 4000 और 2000। हम एंट्री करते तो क्या करते हैं, पहले ये लिखते 6000, 2000, 4000 और ओपनिंग बैलेंस क्या किया था, पी की करंट अकाउंट के लिए हमने क्या किया था, पी इज करंट अकाउंट डेबिट टू पी इज कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या करते हैं, 500 या 9000 और इसका इस साइड में बैलेंस था कितना, 400 था, 400। ठीक है, तो भी नेट आपका यही आता, 500 इस साइड और 6000 इस साइड, मतलब 5500। ठीक है, 9000 और 4000, क्यू का 9000 है ना भाई, कहीं लिखने में गलती हो सकती है, ये दिक्कत आती है क्वेश्चन बड़े में। 9000, हाँ 5000 ये और ये इसका 2400 रुपये। क्लियर है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, कर सकते हैं, दोनों में से चाहे जो एंट्री कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, फिर इनका जो भी रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफ़र किया। ठीक है, अब यहाँ रियलाइजेशन का लॉस सीधा ट्रांसफ़र कर देंगे, क्यों कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों का है, तो अपने को सीधा पता है कि भाई जो लॉस होगा वो कैसे बियर करेंगे, दोनों अपने कैपिटल वाले, फिक्स कैपिटल वाले रेशियो के अंदर। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन वाला अकाउंट ट्रांसफ़र करने से पहले उनका क्या कर देते हैं, बैलेंस ले लेते। कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देख लेंगे। फिर ये रियलाइजेशन जो उसने कार ली, ठीक है, ये वो कह रहा है कि इसका अब ये करने के बाद आप क्या करोगे, अब वो कह रहा है कि आर जो है वो कुछ भी नहीं ला पाएगा, तो आर का बैलेंस निकालो, 10,000, ठीक है, माइनस 2400 माइनस 8,500, तो इसका आ रहा है 900 रुपये का बैलेंस। मतलब कि इससे 900 रुपये इसको क्या करना है, पैसे लेके आने, बाय बैंक कितना करना है, 900। ठीक है, 900 रुपीज़ का इसका बैलेंस आ रहा है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि साहब 900 तो मैं ला नहीं सकता, मैं कितना ला सकता हूँ, उसका 1/3 ला सकता हूँ। तो हमने कहा कि जो जितना ला सकता हो उतना लाओ, तो वो 300 रुपये उससे मंगवाए, बाय बैंक 300 रुपये उससे मंगवाए। सर बाकी बच गए 900 में से, तो अभी 300 गए, तो भी 600 रुपये अभी भी बचे हैं, उसका क्या करें। तो इस 600 के लिए आप क्या करोगे, कौन कौन लेंगे 600 के लिए। अब आर के कैपिटल अकाउंट को कौन है जो देंगे, अब सारा पी और क्यू देंगे, और वो भी किस में देंगे, 1:1 में। तो पी की कैपिटल कितने से कम करेंगे, 300 से। 600 के लिए क्या कर देंगे, 600 है, पी इज कैपिटल अकाउंट, पी देगा 300, क्यू देगा 300, और इस तरीके से टू आर कैपिटल कितने से, 600 रुपये से हो जाएगी। फिर ये एंट्री है जो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री पास कर दोगे, बाय पी एंड क्यू 600 रुपये, और ये 2 आर कैपिटल 300। बाकी इनका जो बचेगा वो क्या कर देंगे, कैश ले आएंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन है जो ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन आज से ट्राई करोगे तो ईजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक है, और प्रॉब्लम अगर आ भी जाए तो मैं यही हूँ, आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। अमल एंड विमल आर इन इक्वल पार्टनरशिप, देयर बैलेंस शीट स्टोर
एज अंडर ऑन 31st March 2011 व्हेन द फॉर्म वाज डिसॉल्व। क्रेडिटर अमन्स कैपिटल प्लांट एंड मशीनरी वगैरह दे रखा है। असेट इस तरीके से रियलाइज हुई है। द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹175। रियलाइजेशन टू कैश कर देंगे। अमन्स प्राइवेट स्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेब्ट, वेयर एज विमल्स प्राइवेट स्टेट हैज ए सरप्लस ऑफ ₹200 ओनली। अब यहाँ पर देखो दो ही पार्टनर हैं, अमल और विमल। वो कह रहा है कि अमल तो भाई कुछ भी नहीं ला सकता, ठीक है, और विमल है जो वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ कितना लेके आएगा, 200 रुपये लेके आएगा। मतलब ये कौन सी सिचुएशन हो गई, ऑल पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट। जैसे ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट आपको पता चल गया, वैसे आपको क्या करना है कि जो आपके क्रेडिटर का बैलेंस है वो आपको अपने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करके ख़त्म नहीं करना है। समझ पा रहे हो? तो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट के अंदर हम क्या करेंगे, क्रेडिटर को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सारी एसेट को रियलाइजेशन ट्रांसफ़र करेंगे और उससे जितना पैसा आता है वो ले लेंगे। फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उनसे जितना पैसा आ सकता है उतना पैसा लेके आएंगे। फिर क्रेडिटर को जितना कैश का बैलेंस अवेलेबल हो उतना कैश दे देंगे और बाकी जो बचेगा वो डेफिशिएंसी अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। और पार्टनर कैपिटल में भी जितना आएगा वो कर देंगे और बाकी का डेफिशिएंसी अकाउंट के थ्रू राइट ऑफ कर देंगे और डेफिशिएंसी अकाउंट क्लोज हो जाएगा। देखो रियलाइजेशन के अंदर ये 2 बुक वैल्यू से उन सबको राइट ऑफ किया, ठीक है, और ये सारी उनसे जितना जितना पैसा रियलाइज हुआ वो सारा का सारा पैसा ले लिया, ये 2300 रुपये, ठीक है। फिर वो कह रहा था 175 का एक्सपेंडिचर दिया, ठीक है, और इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे चले जाइए सीधा, उनका जो बैलेंस है वो बैलेंस लिखा और रियलाइजेशन का जितना लॉस लिखा है उतना लिख दिया, ठीक है, और जितना वो कैश ला सकते हैं। विमल सिर्फ 200 ला सकता है, अमन तो कुछ ला ही नहीं सकता, ठीक है। तो बाकी का जो बचेगा वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल अकाउंट का डेफिशिएंसी अकाउंट। फिर इसके बाद में क्या करोगे, एसेट से कितना रियलाइज हुआ, पार्टनर से कितना रियलाइज हुआ, ये करने के बाद आप कैश अकाउंट बनाओगे। सीधा कहाँ जाओगे, कैश अकाउंट की। शुरुआत में 200 था, एसेट से टोटल मिला आपका 2300 रुपये और विमल लेके आया 200 रुपये, जिसमें से 175 रुपये तो रियलाइजेशन के चले गए, बाकी बच्चे अपने पास 2525 रुपये ये क्रेडिटर को दे पाएंगे, ठीक है। फिर अपन जाएंगे क्रेडिटर के अकाउंट पे, उसका बैलेंस है 4800, उसमें से 2525 रुपये अपने पास अवेलेबल है, उससे ज़्यादा है नहीं, वो पे कर देंगे और बाकी जो बचेगा वो डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर है? तो आपको समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन कौन सा और किस तरीके से करना है। क्लियर कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो फिर आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। फिर इलस्ट्रेशन 4, A, B, C and D sharing profit and losses in the ratio 4:3:2:1 decided to dissolve their partnership on 31st March 2011 when their balance sheet was as follow। कैपिटल अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट ही है, ठीक है, 2 का तो सही है और 2 का डेबिट है, ठीक है। अब सपोज इसमें से सी है जो इंस्टॉलमेंट होगा तो डी कुछ लेगा क्या, नहीं लेगा, अनलेस अदरवाइज कोई पुरानी एंट्री की वजह से उसका बैलेंस है जो क्रेडिट नहीं हो जाता, ठीक है। फर्स्ट लिखा, वन ऑफ द क्रेडिटर टुक सम ऑफ द पेटेंट हुज बुक वैल्यू वाज 5000 एट द वैल्यूएशन ऑफ 3200, बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर वाज पेड एट द डिस्काउंट ऑफ 400। अब देखो अपन क्या करेंगे, अगर सपोज सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं होते हैं तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, 2 क्रेडिटर करके उसकी बुक वैल्यू ख़त्म कर चुके होंगे और बाय प्लान करके हम उसकी बुक वैल्यू ख़त्म कर चुके हैं। अब ना हमारी बुक के अंदर प्लांट है ना हमारी बुक के अंदर क्रेडिटर है। अब प्लांट है जो किसी क्रेडिटर ने लिया है तो क्या हम उसके लिए कोई एडिशनल एंट्री करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि हमारी बुक में ना प्लांट बचा है ना हमारी बुक के अंदर क्रेडिटर बचा। समझ पा रहे हो? रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया, उसमें क्रेडिटर को आपने 2 क्रेडिटर कर दिया पूरे अमाउंट से और बाय प्लांट कर दिया आपने पूरे अमाउंट से बुक वैल्यू से। अब अपने बुक में ना प्लांट बचा है ना क्रेडिटर बचा है। अब कोई क्रेडिटर अगर सपोज प्लांट को ले लेता है तो उस केस में अपने को कोई एडिशनल एंट्री करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ना प्लांट है अपनी बुक में ना क्रेडिटर है। देयर वॉज ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 20,000 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट एंड वॉज सरेंडर फॉर 4500। अब 20,000 की एक JLP थी जो अपने को बुक के अंदर नहीं लिखी थी, लेकिन उसके पैसे मिले 4500। क्या कर देंगे, अब जो भी प्रॉफिट हो रहा है, चाहे गेन हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, वो किसके थ्रू होगा, रियलाइजेशन। तो बाय कैश कर देंगे रियलाइजेशन में, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 4500। द रिमेनिंग एसेट वर रियलाइज एज फॉलो, डेटर से 10,800, स्टॉक से 15,600, प्लांट एंड मशीनरी से 12,000, पेटेंट एट 60% ऑफ देयर बुक वैल्यू, एक्सपेंडिचर ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹1500। D become insolvent and dividend of 25 paisa in a rupees was received in respect of the firm claim against his estate, prepare necessary ledger account। आपको क्या करना है, तो अब देखो
यहाँ पर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट नहीं दे रखा है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि वो उनका जो रियलाइजेशन जो उसका इंसॉल्वेंसी का लॉस है वो कैसे बियर करेंगे। तो हमने क्या कहा, सारे एडजस्टमेंट करेंगे सिर्फ रियलाइजेशन को छोड़ के। तो यहाँ पर मतलब सारे एडजस्टमेंट मतलब पुराना अगर कोई सपोज रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा है तो वो ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। और अगर कोई पुरानी एंट्री भूल चुके हैं तो वो एंट्री कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा तो और कोई पुराना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब रियलाइजेशन से पहले का, सपोज 31 मार्च को उन्होंने बुक्स क्लोज की थी और अब 1 जुलाई को ये इंसॉल्वेंसी वाली बात होगी, बिजनेस बंद हो रहा है, तो उस केस के अंदर इतने पीरियड का अगर सपोज उन्होंने P&L नहीं बनाया, P&L बना के उतना प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्लियर। लेकिन रियलाइजेशन प्रोसेस के बाद वाला कुछ भी नहीं करें। तो यहाँ ना ऐसा तो कुछ ना कोई अपने बुक के अंदर ना कोई रिजर्व वगैरह है, ठीक है। रिजर्व है क्या, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रिजर्व है क्या, नहीं, लाइबिलिटी है, ठीक है। ना तो कोई रिजर्व है, ना कोई पुरानी कोई एंट्री बाकी है, तो अपने को कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, अगर सी है जो सपोज इंसॉल्वेंट हो रहा है, कौन हो रहा है, डी। अब डी इंसॉल्वेंट हो रहा है तो ए और बी का तो क्रेडिट बैलेंस है और सी का जो है डेबिट बैलेंस। जिसका डेबिट बैलेंस होगा वो तो कुछ लेगा नहीं, इनका क्रेडिट बैलेंस है 40,000 और 20,000, तो इसका जो है वो किस में लेंगे, 2:1 में लेंगे। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझ लीजिए। अब जो क्रेडिटर है जिन्होंने ली है एसेट 3200 पे, उसकी कोई एंट्री करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, उसकी कोई भी एंट्री करने की ज़रूरत है नहीं, क्लियर है। बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर और पेड एट द डिस्काउंट ऑफ 400। बाकी के क्रेडिटर, अब टोटल क्रेडिटर कितने के, 15,700 के, जिसमें से उन्होंने प्लांट कितने का लिया है, उन्होंने कितने वैल्यू पे लिया, 32 रुपये। उन्होंने कहा 32 रुपये का तो प्लांट आ गया, तो कितने बचे, 15,700 माइनस 3200 कितना हो गया, 12,500। अब उनका 12,500 देना है, लेकिन उन्होंने क्या किया, 400 रुपये का डिस्काउंट दिया, मतलब उनको पेमेंट कितना होगा, 12,100 होगा। तो पहले जो पॉइंट है उसके थ्रू क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश कितने से, 12,100 से। देर वो जेएलपी वाले में क्या कर देंगे, बाय कैश कर देंगे 4,500 से। रिमेनिंग एसेट व रियलाइज एट द वैल्यू, इस तरीके से। तो ये तो इनकी तो वैल्यू दे रखी है, उतना तो बाय कैश कर देंगे। और पेटेंट एट 60% ऑफ देयर बुक वैल्यू। अब पेटेंट अपने पास टोटल कितने का था, 8,000 का था, जिसमें से कितनी बुक वैल्यू के वो लेके चले गए, 5,000 के वो लेके चले गए। तो बाकी जो पेटेंट बचा उसकी बुक वैल्यू कितनी, 3,000। उसका कितना रियलाइज हो रहा है, 60%। तो 3,000 का 60% मतलब 1,800 रुपये पेटेंट से रियलाइज हो रहे हैं। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹1,500, तो रियलाइजेशन टू कैश 1,500। डी बिकम इंसॉल्वेंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, रियलाइजेशन का जो बैलेंस है वो क्या ट्रांसफ़र कर दिया आपने, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। क्या लाइबिलिटी क्रेडिटर को ट्रांसफ़र करेंगे क्या, यहाँ, हाँ करेंगे। क्रेडिटर को सिर्फ तभी नहीं करेंगे जब अपने सारे पार्टनर है जो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, उस केस में नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपने सारी एसेट को ट्रांसफ़र किया, ठीक है, और ये सारी लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र किया। अब साइलेंट है क्वेश्चन, तो लाइबिलिटी का पेमेंट बुक वैल्यू पे होगा। ये आपने उसको क्रेडिटर का पेमेंट हो गया, ये एम्प्लॉय फंड का पेमेंट हो गया, ठीक है। एसेट से जितना पैसा मिलना है उतना पैसा मिल गया, सारा सारा हमने क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। और जो भी रियलाइजेशन का लॉ एक्सपेंस है वो पेमेंट किया, और जो बैलेंस बचा वो अपन ने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखा, इनका शुरू का जो भी बैलेंस है, ये रियलाइजेशन का लॉस, ठीक है। और अब पहले क्या करेंगे, डी को कंप्लीट करेंगे, ये रियलाइजेशन का। हाँ अब देखो ये समझिएगा, अब क्वेश्चन ने ये जो है ये ऐसा किया है, लेकिन ऐसा आप अगर करना चाहो तो कीजिए, नहीं करना चाहो तो नहीं कीजिए। ये रियलाइजेशन अकाउंट जो है ये वाली एंट्री अगर आप चाहो तो करो, ये आप चाहो तो नहीं करो। क्वेश्चन ने ये मान के किया है कि जितना रियलाइजेशन का लॉस होता है उतना हम क्या करते हैं, उनसे कैश मंगवाते हैं। तो ये आप एंट्री चाहो तो करो, चाहे तो आप मत करो, ये आपकी कोई ज़रूरी नहीं है। आप ऐसा ना करोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। ये क्वेश्चन है जो इसने लिखा भी है नीचे, डी इज लॉस और बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट पार्टनर डी विल ब्रिंग शेयर ऑफ लॉस। ये यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन उसने कहीं लिखा था शायद इस क्वेश्चन में, या इससे पहले वाले में नोट के अंदर लिखा है उसने। तो ये क्या करता है, ये मानते हैं कि ये क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं कि भाई जितना रियलाइजेशन का लॉस होगा ना उतना उससे क्या मंगवाएंगे, कैश मंगवाएंगे, ताकि पता चले कि भाई वो सॉल्वेंट है या नहीं है। अपने को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा कर देंगे कि भाई डी का ये जो रियलाइजेशन का बैलेंस ट्रांसफ़र किया, अब देखो फिर सबसे पहले इंसॉल्वेंट का निकालेंगे। इंसॉल्वेंट का 8415 + 2305
इतना देना है जिसमें से उसका कैपिटल का बैलेंस शुरू का कुछ है नहीं, ठीक है। और उससे रिकवरी कितनी होगी, 10,720 है, उसमें से रिकवरी कितनी होगी वो क्या कह रहे हैं 25%, ठीक है, इंटू 0.25, तो कितना पैसा देगा 2680। तो ये 2680 इसका पैसा दे दिया, ठीक है, ये हो गया 2680। बाकी कितना बचा माइनस 10,720, तो बाकी बचा 8040, और 8040 है जो कौन लेंगे, ए और बी लेंगे। सी का तो बैलेंस ही कैसा है, क्रेडिट बैलेंस है, तो लेंगे नहीं, और वो भी किसमें 40,000 और 20,000 मतलब 2:1 के अंदर। तो ये कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, तो इसका हो गया 2680, इसका हो गया 5360, ठीक है। और ये इनसे कम कर देंगे, बाकी का जो भी है टू बैंक बाय बैंक कर दें और बैंक अकाउंट बना दें। नोट कहाँ लिखा था इन्होंने, कोई पहले ही क्वेश्चन के अंदर लिख दिया था, ठीक है, तो उस हिसाब से भी कर सकते हो, मतलब कि रियलाइजेशन का जो लॉस है वो कैश में मांगो ऐसा जरूरी नहीं। मेसर्स एक्स वाई एंड जेड who were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1 respectively had the following balance sheet at December 31st 2011। कैपिटल का बैलेंस दे रखा है एक्स वाई जेड, जेड लोन फ्रॉम एक्स और सन्ट्री क्रेडिटर वगैरह, फिक्स एसेट, स्टॉक बुक, डेट, प्रोविजन वगैरह, कैश और एडवांस टू वाई, वाई को एडवांस दे रखा है। अब हमने अगर वाई को एडवांस दे रखा है तो वो क्या कर देंगे उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे पहले ही, समझ पा रहे हो। अगर फर्म ने लोन लिया है तो उस केस के अंदर तो वो लाइबिलिटी है, तो पहले क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, फिर उस लोन का पेमेंट करेंगे, फिर कैपिटल का करेंगे। लेकिन अगर फर्म ने सपोज किसी पार्टनर को लोन दिया है तो उस केस के अंदर उसके कैपिटल अकाउंट से वो क्या कर लेंगे पहले ही एडजस्ट कर लेंगे। द फर्म वॉज डिजोल्व on the date mentioned above due to continuous losses. After drawing up the balance sheet given above, it was discovered that the goods amounting rupees 4,000 has been purchased in November 2011। एक गुड्स जो परचेज किए थे हमने 4,000 के, कब नवंबर के अंदर, एंड हैड बीन रिसीव्ड, जो रिसीव हो चुके हैं, मतलब हमने उसको स्टॉक के अंदर तो लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक तो लास्ट के अंदर क्या होता है काउंटिंग होती है उसकी, रिसीव हो गया मतलब स्टॉक के अंदर तो आ गया होगा। बट द परचेज वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो अपने को एंट्री क्या करनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब परचेज नहीं लिखा लेकिन वो स्टॉक लास्ट के अंदर वो कह रहा है कि रिसीव हो गया, मतलब स्टॉक के अंदर आ चुका है, मतलब अब क्या करना है क्रेडिटर को बढ़ाना है। तो क्या क्रेडिटर को कैसे बढ़ाएंगे, तो हम क्या कर देंगे टू क्रेडिटर, कितने से भाई नहीं एंट्री की है 4,000। ये एडजस्टमेंट कब होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जो उनके अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो उससे पहले के रेशियो कैलकुलेशन में भी इसका यूज होगा। क्यों, क्योंकि ये रियलाइजेशन का नहीं, ये नवंबर का ट्रांजैक्शन है, समझ पा रहे हो बात, ये रियलाइजेशन से पहले का ट्रांजैक्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे पहले ही एडजस्ट करेंगे। और ये किसके थ्रू करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट मतलब एक्स वाई और जेड। पार्टनर कैपिटल अकाउंट से क्यों, क्योंकि परचेज है नहीं, मतलब क्रेडिटर अगर कोई लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो अल्टीमेटली किसका लॉस है पार्टनर का, और वो पार्टनर का लॉस किस तरीके से 2:1 में बियर करेंगे। तो कितना हो गया भाई 4,000 डिवाइडेड बाई 5, 800 इसका, 1,600 इसका और 1,600 इसका। फिक्स एसेट वर रियलाइज एट 20,000, 21,000, बुक डेट 20,000। सिमिलरली द क्रेडिटर अलाउड डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन एन एवरेज। द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन कम टू ₹1080। एक्स एग्रीड टू टेक ओवर द लोन ऑफ मिसेज वाई। वो कह रहा है कि मिसेज एक्स का लोन जो है वो एक्स कह रहा है मैं ले लूँगा, मतलब ये कह रहा है कि मेरी जो बीवी का लोन है वो मैं ले लूँगा। मतलब हम क्या कर देंगे अपनी बुक के अंदर मिसेज एक्स लोन है वो हटा देंगे, किसके थ्रू एक्स कैपिटल अकाउंट, ये एक्स के कैपिटल अकाउंट से कर देंगे। वाई इज इंसॉल्वेंट एंड हिज एस्टेट इज अनेबल टू कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग। और ये जो है वो इंसॉल्वेंट है वाई और उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है क्या, नहीं। तो क्या क्रेडिटर अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्रेडिटर अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं किया लेकिन हम चाहे तो कर सकते हैं, हम चाहे तो कर सकते हैं। मतलब अगर हम करेंगे तो हम ऐसे एंट्री नहीं करेंगे, ये जो इसने किया वैसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे बाय क्रेडिटर करेंगे, कितने से पहले ये एंट्री है जो हम कर देंगे कौन सी, ये एक्स वाई जेड टू क्रेडिटर। तो ये करते से हमारे क्रेडिटर कितने से हो जाएंगे +4,000, 4,000 से क्रेडिटर बढ़ जाएंगे और एक्स वाई और जेड का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना हो जाएगा -1,600 और -800,
समझ पा रहे हो? तो ये कितना हो जाएगा 1600 प्लस 19,200 माइनस 1600 कितना हो गया इसका बैलेंस 27,200 10,800 माइनस 1600। सर परसेंट कैसे करेंगे? ये एंट्री लिख दीजिएगा पहले, ठीक है, और फिर कैपिटल अकाउंट में तो उनको एडजस्ट करके लिख दीजिएगा और कैपिटल क्रेडिटर का अकाउंट सीधा 129,000 से लिख दीजिएगा। 10,000 माइनस 800 कितना 9,200। सर अब क्या करें? अब सारी जो एसेट है कौन सा, अब ये पार्टनर का लोन है, ये आप चाहो तो ट्रांसफ़र मत करो, लेकिन ये आउटसाइडर का लोन है, ये तो ट्रांसफ़र कर सकते हो आप आराम से, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब इन्होंने थोड़ा अलग किया अपन, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन को आपको करवा देता हूँ कि कैसे हो जाएगा, ठीक है। रियलाइजेशन टू फिक्स एसेट 40,000, टू स्टॉक 25,000, टू बुक डेप्ट 25,000, उससे रिलेटेड बाय प्रोविज़न पड़ा है कितने का 5,000। कैश करना है नहीं, ठीक है। एडवांस टू आए उसके सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। और आप चाहो तो अगर आपको वहाँ मज़ा नहीं आ रहा है तो आप यहाँ भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो जाना वहीं पे ही है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ लिखोगे तो टू एडवांस टू वाई, ठीक है, और ये वापस आपको पता है कि एडवांस टू वाई जो किससे करना है, सिर्फ वाई के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना है, तो बाय वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जैसे आपकी इच्छा है इसको आप यहाँ भी कर सकते हो, वहाँ भी कर सकते हो। फिर क्या कर दोगे, बाय क्रेडिटर कितने से 29,000 से, ठीक है। बाय लोन फ्रॉम मिसेज एक्स, ठीक है, कितने से 10,000 से। और तो और आप चाहो तो जेड का लोन भी यहाँ ले सकते हो, बाय जेड लोन, ठीक है, कितने का 5,000 का। जैसे आपकी इच्छा, लेना चाहो तो आप ऐसा भी ले सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट का ट्रीटमेंट हो चुका है। फिक्स एसेट से रियलाइज हुआ है 20,000 प्लस 21,000 प्लस 20500 कितना 61,500। तो क्या कर दोगे, बाय कैश कितना रियलाइज हुआ है 61,500। क्रेडिटर ने कितना कहा है 2% डिस्काउंट दिया है, 29,000 है, उसमें से माइनस 2%, तो टू कैश क्रेडिटर को कितना दिया है 28,420। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन टू कैश एक्सपेंस कितना है 1080। वाई इज इंसॉल्वेंट एंड हिज एस्टेट इज अनएबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग, ठीक है। तो इसके बाद में आप क्या कर दोगे, रियलाइजेशन का बैलेंस कैलकुलेट कर दोगे। कितना हो गया 40,000 प्लस 40,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 प्लस 28,420 प्लस 1080 माइनस 5,000 माइनस 29,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000 माइनस 61,500 बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट 9,000। जो कौन कौन लेंगे, सॉरी एक सेकंड, एक दो एंट्री और बची है, एक सेकंड। हमने क्या किया था, जेड का लोन इधर ट्रांसफ़र किया था, तो जेड का लोन अब वापस क्या करना पड़ेगा टू जेड कैपिटल अकाउंट। जेड का लोन वापस जेड के कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा 5,000। और मिसेज एक्स का जो था वो एक्स एग्री टू, हमने यहाँ क्या किया लोन फ्रॉम मिसेज, तो वो किस में ट्रांसफ़र करना है टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स की बीवी का लोन कितना भाई 10,000 का, वो एक्स के कैपिटल के अंदर चला जाएगा। तो कितना हो गया 9,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, तो टोटल कितना हो गया 24,000। कितना हो गया 24,000, जो एक्स वाई जेड 3 है ना, वो किस में ले लेंगे 2:2:1 डिवाइडेड बाय 5।
4800 तो 2 9600 और 9600। अब ये देखो इनसे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है कि आप जेड का लोन यहाँ ट्रांसफ़र करो या वहाँ ट्रांसफ़र करो। यहाँ ट्रांसफ़र करोगे तो भी अल्टीमेटली जेड्स कैपिटल में जाएगा, ठीक है, और यहाँ नहीं ट्रांसफ़र करोगे तो सीधा वहाँ एंट्री क्या करते हो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, बाय जेड्स लोन और बाय मिसेज एक्स लोन, ठीक है। इस तरीके से एंट्री करते हैं। एक्स वाले में बाय मिसेज एक्स लोन लिखते हैं, ठीक है। अब क्या लिखोगे, रियलाइजेशन लिखोगे। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये इसी तरीके से 24,000 आएंगे, ठीक है। ये क्रेडिटर अकाउंट आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। फिर इसमें से पार्टनर जो है, अब इसके अंदर ध्यान रखिएगा, इंसॉल्वेंसी के लॉस से पहले आपको एक एडजस्टमेंट करना। अब इंसॉल्वेंसी का पहले क्या करेंगे, ये एक पुराना ट्रीटमेंट है तो ये ट्रीटमेंट सबसे पहले कीजिएगा। ये ट्रीटमेंट करके फिर आप वापस बैलेंस कैलकुलेट कर दीजिएगा। मैं बता देता हूँ, जैसे ये इन्होंने क्या किया 29,000 ये, और एक पुरानी एंट्री जो भी अगर कोई बाकी है तो वो कर दो, और पुराना कोई रिजर्व अगर ट्रांसफ़र करना है तो रिजर्व ट्रांसफ़र करके उनका बैलेंस कैलकुलेट कर दो। 27,600, 9200 और 9200। ऐसा क्यों किया इन्होंने, इससे क्या फ़ायदा, इससे ये फ़ायदा है कि जेड का जितना इंसॉल्वेंसी का लॉस होगा ना, वो एक्स और वाई कैसे लेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के हिसाब से। और कैपिटल अकाउंट अगर सिर्फ कैपिटल अकाउंट है तो सारे एडजस्टमेंट पुराने जो है वो करके करेंगे, सिर्फ रियलाइजेशन छोड़ के। मतलब कि ये पुराने एडजस्टमेंट है जो कर दिया और उसके बाद का बैलेंस निकाल दिया। मतलब इसका जितना अब लॉस आएगा वो किस रेशियो में लेंगे, 27,600 और 9200 के रेशियो में। इसीलिए हम क्या करेंगे, अलग करें। अगर कोई पुराना रिजर्व है तो वो रिजर्व ट्रांसफ़र करके और बैलेंस कैलकुलेट कर दीजिए, और अगर कोई पुराने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाकी है तो रिजर्व और पुराना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों करके बैलेंस कैलकुलेट कर दीजिए, ताकि आपको ध्यान रहे कि इस रेशियो में कैलकुलेट करना। फिर उसके आगे तो क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। ये जेड से जितना पैसा मंगवा सकता है उतना मंगवा लेंगे, ठीक है, और बाकी जितना कम पड़ेगा उतना क्या करते हैं, पैसा है जो बाकी दोनों लेंगे, ठीक है, ठीक है। वैसे इंस्टॉलमेंट हो कौन रहा है, वाई इंस्टॉलमेंट हो रहा है, सॉरी। तो पहले वाई का बैलेंस कैलकुलेट कर देंगे कितना है, कहाँ चला गया भाई। तो पहले क्या कर देंगे, वाई का कर देंगे, जितना बैलेंस आएगा वो कम पड़ेगा वो एक्स और जेड ले लेंगे 27,600 और 9200 के हिसाब से, ठीक है। और इस तरीके से क्या कर देंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे। क्लियर। Illustration 6. Yes, Tanish and Ruchika were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1. Balance sheet of the firm is as follow. इस तरीके से दे रखी है, फिक्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट का बैलेंस। बहुत मज़ा आ गया, ठीक है। अगर कोई इंसॉल्वेंसी होगी तो फिक्स कैपिटल के हिसाब से ले लेंगे। On 1st April 2011, all the partners were agreed to form a new company, YTR Private Limited, which will take over the firm as going concern, including goodwill, but excluding cash and बैंक बैलेंस। द फॉलोइंग मैटर्स वर आल्सो एग्रीड अपॉन। अच्छा, इस बार ये क्या कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ही नहीं कर रहे हैं, ये अपने पार्टनरशिप फॉर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो कंसिडरेशन है वो एक साथ मिल जाएगा, अदरवाइज एक एक एसेट है जो हमको सेल करना पड़ता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए ये मैंने आपको एक लेक्चर पहले ही फाउंडेशन वाला वापस कॉन्सेप्ट समझाई दिया। एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वाज 20,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाज 17.5% पर एनम ऑन फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल कितनी, 50,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, ये 80,000। इसका कितना परसेंट, 0.175, 17.5%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 14,000। सो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20,000 में 14,000 गए तो सुपर प्रॉफिट हो गया आपका 6,000, ठीक है। ऑल अदर एसेट एंड लाइबिलिटी विल बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। सारी एसेट और लाइबिलिटी जो है वो बुक वैल्यू पे ले ली जाएगी, मतलब कि जो जो उनकी बुक वैल्यू उस पर एसेट और लाइबिलिटी वो ले लेंगे, ठीक है। The purchase consideration will be paid partly in share of ₹1 each and partly in cash. Yes, and Tanish will acquire interest in new company in the ratio of 3:2
अब फेस वैल्यू, रुचिका एग्री टू रिटायर आफ्टर टेकिंग ए शेयर इन कैश। रुचिका ने कहा भाई मेरे को नई कंपनी में जाना नहीं, मेरे को तो दे दो कैश, ठीक है। और बाकी उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, कैसे लेंगे, शेयर के अंदर लेंगे। अब शेयर कितने लेंगे और कैश कितने लेंगे वो पता नहीं है, ठीक है। तो समझिएगा, पहले तो हम क्या कर देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन कि कितने पर खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले तो गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल कितना है, सुपर प्रॉफिट कितना है, 6000 है, और कितने साल का, 3 ईयर ऑफ परचेज, मतलब की होगी 18,000 गुडविल हो गई। फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर वगैरह ले रहे हैं, सिर्फ कैश एंड बैंक बैलेंस को नहीं ले रहे हैं, बाकी सारों को क्या कर रहे हैं, बुक वैल्यू पे ले रहे हैं। तो अदर एसेट, फिक्स एसेट कितने की, 45,000 की, इन्वेस्टमेंट कितने की, 15,000 की, स्टॉक कितने का, 10,000 का, डेटर कितने का, 27,500 का। तो टोटल अदर एसेट कितनी है, बुक वैल्यू ऑफ असेट, बुक वैल्यू ऑफ असेट कितने की, 97,500। समझ पा रहे हो, कैश को लेगा नहीं और इसके करंट अकाउंट को तो ये कोई एसेट है नहीं। तो फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक और डेटर का टोटल कर दिया तो वो 97,500। उसमें से वो कह रहा है कि लाइबिलिटी भी कैसे ले रहे हैं, बुक वैल्यू पे ले रहे हैं, तो लेस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में क्या क्या है भाई, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है 15,000 का और करंट लाइबिलिटी है 15,000 की, तो ये 15,000 ये गए, 15,000 और गए, कितने हो गए, 30,000। तो परचेज कंसिडरेशन हो गया भाई 18,000 प्लस 97,500 माइनस 15,000 माइनस 15,000, तो ये हो गया आपका परचेज कंसिडरेशन 85,500। अब क्वेश्चन साइलेंट है कि भाई पैसा कैश के अंदर कितना लेके आएगा और शेयर के अंदर कितना लेके आएगा। वो ये ज़रूर कहा है कि जो भी शेयर आएंगे वो नई वाली कंपनी में दोनों कैसे लेंगे, 3:2 में लेंगे, लेकिन ये नहीं लिखा है कि भाई कैश कितना आएगा और शेयर कितने आएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अपन एक काम कर लेते हैं, अपने को ये पता चल गया, अपन रियलाइजेशन अकाउंट बना देते हैं, ठीक है। और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद में हम कैश अकाउंट बना देते हैं, ताकि अपने को पता चल जाएगा कैश का बैलेंस है कितना, ठीक है। और फिर अपन एक रुचिका को ही कैश देना है, ठीक है, तो फिर रुचिका का कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। उसके अंदर जितना बैलेंस कम पड़ेगा, मतलब उसको जितना देना है उतना क्या कर देंगे, कैश दे देंगे। तो जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना कैश मांग लेंगे, बाकी का क्या कर लेंगे, हम शेयर मांग लेंगे। सर कैसे, तो देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाए, सारी एसेट ट्रांसफ़र की, ठीक है, और ये सारी लाइबिलिटी ट्रांसफ़र की। इसके बदले में वाई लिमिटेड को डेटर बना दिया 85,500। सेम एज अमालगमेशन में वेंडर कंपनी की एंट्री करते हैं, ये 5,000 का रियलाइजेशन का एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया। इसका जो बैलेंस आया वो हमने क्या कर दिया, उनके कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। फिर हम गए सीधा उनके कैपिटल अकाउंट, ये उनका शुरू का बैलेंस, ठीक है, और ये उनका करंट अकाउंट का बैलेंस है जो ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, और ये रियलाइजेशन का बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया। अब कौन, रुचिका है जो कह रही है मेरे को नई वाली कंपनी में नहीं जाना है, तो रुचिका का बैलेंस निकालो। रुचिका का बैलेंस कितना है, 16,167, तो मतलब उसको 16,167 रुपये कैश देने। तो अब इसके बाद में सीधा कहाँ चले जाओ, कैश अकाउंट के अंदर। तो कैश अकाउंट के अंदर उसको देना कितना है, ये तय है कि 167 देना है, ठीक है। शुरू का बैलेंस है 12,500, रियलाइजेशन के खर्चों में पेमेंट हुआ है 5,000 का, और तो कहीं कैश आया गया है नहीं, क्योंकि वाई लिमिटेड ने कितना अभी कुछ कैश वगैरह मिला नहीं। तो ये जो बाकी कम पड़ेगा, जितना कैश कम पड़ रहा है उतना क्या कर देंगे, कैश मांग लेंगे, मतलब कि 8667 जो है वो क्या कर लेंगे, कैश मांग लेंगे। और बाकी कितना बचा, 85,500 माइनस 8667, तो ये 76,833 की क्या कर देंगे, इक्विटी शेयर इन YTR लिमिटेड, ये क्या कर देंगे, इक्विटी शेयर लिमिटेड। अब इसमें से वो दोनों कैसे लेंगे, 3:2 में लेंगे, 3:2 में लेंगे, वो यस और तनिष्क। यस कितना लेगा और तनिष्क कितना लेगा, डिवाइडेड बाय किस में लेंगे, सॉरी किस में लेंगे, 3:2 में, तो डिवाइड बाय 5, 76,833 डिवाइडेड बाय 5, 3:2 इंटू 3, तो ये कितना हो गया,
46100, ठीक है। और ये हो गया 76833 माइनस 46100, तो ये हो गया इसका 30733। तो ये क्या कर देंगे, इतना इसको क्या कर देंगे 4610 और ये इतना इनको इक्विटी शेयर इनको दे देंगे सर। फिर इनका अगर कुछ बच गया तो यस होता है इसका। इन्होंने किया कैपिटल एडजस्टमेंट, लेकिन अपन कैपिटल एडजस्टमेंट के हिसाब से, मेरे हिसाब से कैपिटल एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बजाय भाई, अगर ये इसमें ऐसा है कि भाई अगर हम मानते हैं कि ये जो है नई वाली एज इट इज़ नई वाली कंपनी में शिफ्ट होंगे, तब तो ये इतना बैलेंस है जो ये उनके क्या कर सकते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट अकाउंट करके कर सकते हैं। और चाहो तो आप इसकी जगह सीधा क्या कर सकते हो, बाय कैश कर सकते हो। जितना कम पड़े उतना कैश तनिष्क से मंगवा के क्या कर दो, इस यस को दिलवाना है, जिसको दिलवाना उसको दे दो। समझ पा रहे हो? तो आप ऐसा भी कर सकते थे, बाय कैश 16,400 और टू कैश 16,400, कि भाई तनिष्क तेरा तूने जो शेयर लिया उसके हिसाब से तेरा जो बैलेंस है वो 16,400 तेरे को ज़्यादा मिल रहे हैं, तो 16,400 का तू ले आ कैश, और यस कहेगा कि मेरे को कम मिल रहा है इसलिए वो कैश दे दे मेरे को। तो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट अकाउंट में भी कर सकते हो। कोई आप जैसे आपके इच्छा, मेरा ऐसा मानना है कि कैश के अंदर आपको ज़्यादा सहूलियत रहेगी और अच्छे से समझ आएगा। क्लियर है? अब हम आते हैं पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन पे। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ABC on 31st December 2011 when they decided to dissolve the partnership. Creditor, एज लोन, सन्डे एसेट, कैश, कैपिटल अकाउंट ये दे रखा है, ठीक है। एसेट वर रियलाइज 1000, 3000, 3900, 6000 और 20100। द एक्सपेंस फॉर द, ये जो है 1 और ये यहाँ 1 लिख दीजिएगा, ये जो 2010 इसका फर्स्ट पॉइंट है। द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन वर एक्सपेक्टेड टू 500 बट अल्टीमेटली अमाउंटेड टू ₹400 ओनली, ठीक है। या फिर आप इसको क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिए, मतलब यहाँ लिख दीजिए इंक्लूडिंग सेविंग इन रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये ऐसा कर दीजिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये करेक्शन करना पड़ेगा आपको। सो हाउ इन ईच स्टेज द कैश विल रिसीव्ड एंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर, द शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 2:1। तो देखो पहले तो हमें क्या करना है, क्रेडिटर का पेमेंट करना है, फिर उसके बाद में पार्टनर के लोन का करना है, फिर कैपिटल का करना है। अब अपने पास पहले से बैलेंस कितना है, 500 रुपये, ठीक है। अब देखो ये हो गया क्रेडिटर और ये हो गया लोन, पार्टनर लोन, ठीक है। इसको देना है 2000, उसको देना है 5000। अब शुरुआत में अपने पास बैलेंस कितना है 500, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, हमने रियलाइजेशन का खर्चा कितना माना था 500, मतलब कि ये तो हम क्या कर देंगे साइड में कर देंगे, अभी इसको हम खर्च नहीं करेंगे। अब जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली 1000 की, तो पहली 1000 की जो इंस्टॉलमेंट है वो किसको देंगे, क्रेडिटर को देंगे, ठीक है। तो क्रेडिटर का बैलेंस कितना बचा 1000 और इसका तो अभी भी 5000 है। फिर उसके बाद में 3000 मिले, सेकंड में कितने मिले 3000। तो इस 3000 को क्या करेंगे, 1000 क्रेडिटर को दे दिए, बाकी बचे 2000 हमने क्या कर दिया पार्टनर लोन के दे दिए। तो क्रेडिटर ख़त्म हो गया, पार्टनर लोन कितना 5 में से 2 चले गए, कितने बचे 3000 का पार्टनर लोन बचा। फिर आया थर्ड नंबर में 3900 आए। 3900 में से क्या कर देंगे 3000 तो इनको दे देंगे, बाकी बचे 900। अब ये जो 900 ये लेके जाएंगे पार्टनर के पास, A, B और C के पास, ठीक है। दिस शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन साइलेंट है लेकिन ये मैक्सिमम लॉस बता रखा है, तो अपन इसको मैक्सिमम लॉस से कर देते हैं। मैक्सिमम लॉस से कैसे, अब 900 मिले, तो 900 मिले तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे वही कि बैलेंस ABC 15,000, 18,000, 9,000, 15,000 प्लस 18,000 प्लस 9,000, कितना हो गया ये 42,000। क्लियर है, बैलेंस हो गया इनका 42,000। अब इसमें से लेस क्या कर देंगे, मैक्सिमम लॉस 900 मिल जाते हैं, मतलब कि 42,000 में से 900 मिल जाएंगे, मतलब कि 41,100 का लॉस होगा।
समझ पा रहे हो। 42,000 का टोटल बैलेंस है, जिसमें वो कह रहे हैं 900 मिल जाएगा, मतलब कि 41,100 का लॉस होगा। हम हर इंस्टॉलमेंट पे यही मानेंगे लास्ट है। तो ये हो गया। जो लॉस कैसे बांटेंगे वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे 2:2:1। तो 41,100 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया 8220 इंटू 2 16440 16440। तो ये हो गया 15,000 माइनस 16440, ये हो गया माइनस का 1440। 18,000 माइनस 16440 1560 पॉजिटिव, ठीक है। 9,000 माइनस 8220 780, ठीक है। शेयर ऑफ ए का जो माइनस का बैलेंस है वो टू बी एंड सी इन देयर कैपिटल रेशियो। क्यों? क्योंकि लॉस जो है वो उसमें गार्नर वर्सेस मर्रे के रूल के हिसाब से, समझ पा रहे हो कि ये इतना पैसा उसको नहीं मिलेगा। तो ये 1440 का जो है वो कैसे जाएगा कैपिटल रेशियो। 1440 कैपिटल रेशियो इनका कितना है ए और बी का 15 और 18। 1440 डिवाइडेड बाई 15, 30 और 33 डिवाइडेड बाई 33 इंटू 15, इसको कितना जाएगा 654। और सॉरी भाई, बी और सी का कितना है 2:1। ए और बी का देख लिया 2:1, ठीक है। 18 और 9 मतलब 2:1 ही है, यहाँ तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 480 2:1 में करेंगे तो, और ये हो गया 960। तो ये हो गया नील, और ये हो गया 1560 माइनस 960। तो ये कितना हो गया 600, और ये कितना हो गया 780 माइनस 480, तो 330। तो पहली इंस्टॉलमेंट जब उनको मिलेगी तो इसको कितने देंगे 600 देंगे। बस एक सेकंड, 300 ही है, 600 इसको दे देंगे और 300 इसको दे देंगे। तो बैलेंस कितना बचेगा इनका 15,000 एंड 17,400 एंड 8,700, ठीक है। यही है ना 1800 में से 18,000 में से, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 6,000 की मिलेगी। तो फिर वापस वही 6,000 के हिसाब से वापस करना पड़ेगा। कैसा बैलेंस कितना ए बी सी 15,000 17,400 और 8,700, ठीक है। 15,000 प्लस 17,400 प्लस 8,700, ये हो गया 41,100, ठीक है। बैलेंस हो गया ये। फिर वापस करेंगे कि मैक्सिमम लॉस कितना होगा 41,100, और कितना मिला है 41,100 में से सिर्फ 6,000 रियलाइज होगा, यही मानेंगे लास्ट। तो लॉस कितना होगा 35,100, और उसको क्या करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। देखिए यहाँ पहली बार करोगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर किसी का माइनस आता है तो वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा कैपिटल रेशियो में। 35,100 डिवाइडेड बाय 5 7020 इंटू 2 14040 और 14040, सबका पॉजिटिव आएगा। तो इसमें क्या कर दीजिएगा ये अमाउंट है जो इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके आगे कर लो, कोई दिक्कत है क्या। और नेक्स्ट जो लास्ट में कितना है 20,100, ठीक है। जिसके अंदर सेविंग इन 500 रुपये सोचा था और 100 रुपये 400 रुपये लगे 100 रुपये बचत है, तो वो उसके अंदर इंक्लूड मान के कर लेना, ठीक है। तो इसके आगे अब आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये इनका ये बैलेंस हो गया, ठीक है। टोटल बैलेंस है 35,100 और उसमें से वो कह रहा है 20,100 रियलाइज हो जाएंगे, मतलब कि लॉस कितना होगा 15,000, वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। और बाकी का जो आया वो इनको कर दीजिए, ठीक।
इलस्ट्रेशन 8 पे आइए भाई। थोड़ा सा दिन ख़राब है एक्चुअल में। क्या है कि ये जो है इलस्ट्रेशन 8 से लेक्चर 2 बार रिकॉर्ड किया और दोनों बार पता नहीं क्या हुआ, आवाज़ की प्रॉब्लम हो गई, जिस वजह से तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 8, अजय एंटरप्राइज ए पार्टनरशिप फॉर्म इन विच ABC are 3 partners sharing profit and losses in ratio 4:3:3. The balance sheet of the firm on 31st December 2011 is as follow. A is capital, B is capital, C is capital. B का लोन दे रखा है। क्या हो गया भाई? एक सेकंड, कहाँ चला गया इलस्ट्रेशन 8? इलस्ट्रेशन 8 कहाँ चला गया? इलस्ट्रेशन 8, हाँ। ये दे रखा। ऑन द बैलेंस शीट डेट ऑल द 3 पार्टनर हैव डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप सिंस द रियलाइजेशन ऑफ एसेट वाज prorated. It was decided to distribute amount as and when feasible, and for this purpose they appoint C, who was to get as his remuneration 1% of the value of asset realized other than cash at bank. वो कह रहा है कि जो भी एसेट से रियलाइज होगा कैश एट बैंक के अलावा उसका 1% देंगे, एंड उसके अलावा 10% ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर। डिस्ट्रीब्यूट जितना भी करेंगे पार्टनर को उसका 10% देंगे। मतलब कि अगर पार्टनर को 100 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 10 रुपये इसका कमीशन, मतलब कि 110 रुपये आपके पास टोटल होंगे। तो 100 पार्टनर को जाएंगे और 10 कमीशन के चले जाएंगे। असेट व रियलाइज पीसमेल एज अंडर, इस तरीके से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ 3000। क्रेडिटर वर सेटल फाइनली फॉर 15900। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक्चुअल में जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है वो तो इजी है, लेकिन इसके अंदर ये थोड़ा सा ये है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना आपका डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल है, वो सारा चीज़ कैलकुलेट करनी थोड़ा हार्ड हो जाएगा, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की। तो कैश एट बैंक कितना है भाई? शुरुआत में हमारे पास कैश एट बैंक कितना है? 275, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की रियलाइज हुई है? 18650, ठीक है। तो टोटल आपके पास पैसा कितना हो गया? 18650 प्लस 275, ये हो गया 18925। इसमें से क्या करते हैं, लेस कर देते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है? डिसोल्यूशन एक्सपेंस 3000 जो है वो चले जाएंगे, और लेस इसमें से क्या चला जाएगा? कमीशन चला जाएगा एट 1%। जो पैसा रियलाइज़ किया 18650 उसका 1%, तो ये हो गया 18650 का 1%, मतलब कि 186.5, मैं 187 कर रहा हूँ, ठीक है। तो पैसा कितना बचा? 18925 माइनस 3000 माइनस 187। तो अमाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? अमाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन 15738, ठीक है। क्रेडिटर है तो 16500 का, लेकिन वो कह रहे हैं कि कितने पे सेटल हो गए? 15900 पे। तो 15900 में से कितना कर दो? 15738 इनको पेमेंट कर दो सबसे पहले आउटसाइडर को, माइनस 15900। तो इनका कितना बैलेंस बचा? 162, ठीक है। अब फिर बात करते हैं इसमें से कितना कर दिया? 15738 किसको कर दिया? क्रेडिटर कर दिया। फिर आई सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। रियलाइजेशन कितना हुआ है? 17320। उसमें से कमीशन देना पड़ेगा एट 1%, 17320 का 1%, 17320 माइनस 173, तो कितना होगा ये? 17147, ठीक है। अब इस ये जो पेमेंट के लिए अवेलेबल है, ठीक है, तो इसको क्या कर दो? पहले पेमेंट टू
क्रेडिटर, आउटसाइडर के कितने बाकी, क्रेडिटर के कितने बाकी है भाई 162। तो ये लो 162 जो है वो क्या कर देते हैं, क्रेडिटर का पेमेंट कर देते हैं। एक सेकेंड, क्रेडिटर का 162 पेमेंट कर देते हैं, माइनस हो गया 162। अभी बैलेंस कितना है 16,985 लेस। अब क्या करें, कोई पार्टनर का लोन है तो उसका पेमेंट कर देते हैं। बीज लोन कितने का है, बी का लोन भाई 4500 का, चलो ये दे दिया 4500 माइनस 4500 तो 12,485। ये पैसा किसके लिए, फॉर कैपिटल पेमेंट। लेकिन वो कह रहे हैं कैपिटल का पेमेंट जब होगा तब वो कैसे होगा, 100 रुपये अगर कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कमीशन कितना होगा 10 रुपये। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा इस रेशियो में, मतलब कि कमीशन का पैसा है जो अलग करना पड़ेगा। तो कमीशन का कितना 12,485 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110 तो 10 डिवाइडेड बाय 110। तो ये 11,35 जो है वो कमीशन के चले जाएंगे। तो 12,485 में से 11,35 गए तो कैपिटल के लिए पेमेंट कितना बचा 11,350। ठीक है, अब ये जो 11,350 ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनके प्रपोर्शनेट कैपिटल के हिसाब से। अब प्रपोर्शनेट कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें, ए बी सी 15 7500 और 15,000 ए बी सी बैलेंस जो है वो कितना है 15,000 7500 एंड 15,000 और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 4:3:3। तो डिवाइड बाय 4 3 3 तो ये कितना हो गया 5,000, ये कितना हो गया 2,500, ये कितना हो गया 15,000 भाग 4 कितना हो गया 3,750। तो 2,500 इंटू 3 कितना हो गया 7,500, 2,500 इंटू 4 10,000 और 7,500। तो इसका एक्स्ट्रा आ गया 5,000, इसका एक्स्ट्रा आ गया नील और इसका एक्स्ट्रा आ गया 7,500। इन दोनों में कर लेते हैं वापस कंपैरिजन 4 3 तो ये हो गया 1,250 और ये हो गया 2,500। ये छोटा इसको कर दो। ठीक है, इसके हिसाब से इसका कितना 1,250 इंटू 4 5,000 और 1,250 इंटू 3 3,750 तो 3,750 और इसका कितना है इसके बाद में रैंक लिख दो ए बी और सी। ठीक है, फर्स्ट रैंक सबसे पहले किसको पेमेंट करेंगे सी को पेमेंट करेंगे 3,750। फिर उसके बाद में एक्सेस कैपिटल यहाँ कैलकुलेट की, यहाँ तक ए का कितना हो जाना चाहिए 5,000 और सी का कितना 7,500 सॉरी 7,500 जिसमें से 3,750 हो चुका है तो 3,750। फिर शुरुआत में 15,000 है जिसमें से 10 हो चुका है, मतलब कि यहाँ 5 हो चुका है, मतलब कि 10,000 7,500 इसका कुछ भी नहीं हुआ 7,500 इसका 15,000 था 7,500 हो चुका है 7,500। रैंक सही बनी है वो अगर आपको चेक करना है तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई नया पार्टनर ऐड होगा तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही होगा। इसके साथ साथ में जहाँ रैंक लिखो वहाँ पर क्या कर दो टोटल अमाउंट भी लिख दो ताकि आपको क्या रहे पता रहे कि कितना इसमें से डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका है 3,750, इसका हो गया 5,000 प्लस 3,750 8,750 और 10,000 प्लस 7,500 प्लस 7,500 25,000। अब अपने पास कितने बचे थे पार्टनर के लिए भाई 11,350। तो 11,350 में से 3,750 तो ये लेस कर दो 3,750। ठीक है, तो ये हो गया नील। 3,750 तो किसको दे दो सिर्फ सी को दे दो। अब ये 11,350 है। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ लिख देता हूँ। सी को कितना दे दिया 3,750। ठीक है, अब इस इंस्टॉल में इस सेकंड वाली लाइन में कितना चाहिए 8,750 जबकि अपने पास है कितने 11,350 थे जिसमें से 3,750 चले गए, मतलब कि कितने बचे 7,600। तो सेकंड वाली लाइन के 7,600 का पेमेंट कर देते हैं। सेकंड लाइन का कितना बचेगा 8,750 माइनस 7,600 11,50 अभी भी सेकंड लाइन के। 7,600 किस रेशियो में बांट देंगे 4:3 में।
फिर उससे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है? 10,000 की। तो 10,000 का रियलाइजेशन होगा तो फिर उसमें से क्या होगा? पहले तो 1% कमीशन चला जाएगा 100 रुपीज़, फिर बचेंगे 9900 और उसमें से फिर 10% कमीशन और चला जाएगा। तो 9900 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, तो ये 900 और चला जाएगा। फिर कितना बचेगा? 9000 डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब कैसे करेंगे? सेकंड लाइन का कितना बचा हुआ है? 1150, तो ये 1150 दे दिए 9000 में से। किसको दे देंगे? ए और सी को दे देंगे। किस में? 4:3 में। ठीक है, तो ये लाइन भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब अपने पास 9000 थे जिसमें से 1150 तो सेकंड लाइन बांट चुके हैं। अब थर्ड लाइन के लिए कितना बचा है अपने पास? 7850। लास्ट लाइन में आप चाहो जाए या नहीं जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब जो भी पैसा आएगा 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते जाओगे। क्लियर है? इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फॉर्म ऑफ LMS वर डिसॉल्व ऑन 31/3/2011 एट विच इट्स बैलेंस शीट स्टोर एज फॉलो। इस तरीके से थी, क्रेडिटर बैंक लोन, एल्स लोन कैपिटल, LMS और फिक्स्ड एसेट के एसेट बैंक वगैरह। पार्टनर शेयर प्रॉफिट इक्वली। द फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट रिटेन रियलाइज द असेट एंड डिस्ट्रीब्यूट द कैश आफ्टर द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। फीस जो है वो उनकी टोटल मिला के खर्चे के साथ है 1 लाख। नो लॉस इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइजेशन ऑफ सच एसेट, क्योंकि उनके पास वो कह रहे हैं कि अपने पास काफ़ी सारा एसेट है। तो पहले 5 लाख है, वो कह रहा है इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, उसमें से 1 लाख रुपये तो उनके रियलाइजेशन के खर्चे और सी साहब के दे दो, बाकी बचे कितने? 4 लाख रुपये फुल है। The chartered accountant firm decided to pay a partner on highest capital method. You are required to show distribution. अब 4 लाख है, 4 लाख है जो अपन पहले क्या करेंगे? आउटसाइडर लाइबिलिटी को। अब दो आउटसाइडर लाइबिलिटी, 2 लाख और 5 लाख, 7 लाख, जबकि पैसा कितना है? सिर्फ अपने पास 4 लाख। तो इस 4 लाख को हम क्या कर देंगे? दोनों में 2:5 में, मतलब प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2:5 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस किस को? क्रेडिटर को और बैंक लोन को। फिर नेक्स्ट जो है 15 लाख आएंगे। ठीक है, अब उनका टोटल मिला के 7 था, जिसमें से 4 लाख तो पेमेंट हो चुका है, तो 3 लाख का पेमेंट जो है वो क्या कर देंगे? और 2:5 में कर देंगे, तो क्रेडिटर और बैंक लोन है जो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर ये करने के बाद अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट किसको पेमेंट करेंगे? पार्टनर के लोन का, एल के लोन का। ठीक है, तो एल का लोन कितना है? 10 लाख। ये 10 लाख जो है वो किसको पेमेंट कर देंगे? एज लोन। अभी भी 15 लाख है, तो टोटल अपने पास 10 लाख, ये देने के बाद भी 10 और 3 13 देने के बाद भी 2 लाख रुपए जो बचेंगे। तो ये जो 2 लाख है जी, ये किसके लिए? पार्टनर के कैपिटल के लिए। क्या कोई कमीशन वगैरह है क्या? नहीं, उनका तो फिक्स पेमेंट था, वो दे चुके हैं। तो ये 2 लाख रुपए जो हम क्या करेंगे? पार्टनर कैपिटल को पेमेंट करने के लिए करेंगे। अब यहाँ पर तो कोई दिक्कत वाली है बात है नहीं। 15, 10 और 5 इन लैक्स की कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका क्या है? इक्वल है, मतलब कि 1, 1 और 1। तो 5, 10 और 15 इसको बेस बना देंगे। इसके हिसाब से 5, 5 और 5, तो इसका एक्स्ट्रा कितना है? इसका एक्स्ट्रा है 10 और इसका एक्स्ट्रा कितना है? 5 और इसका एक्स्ट्रा कितना है? 0। फिर वापस क्या कर देंगे? 1, 1, तो इसका 5 और इसका 10। फिर इसको बेस बना देंगे इसके हिसाब से 5, सॉरी इसके हिसाब से इसका कितना? 5 और इसका कितना? 5। ठीक है, तो इसका कितना एक्स्ट्रा? 5, इसका कितना? 0। तो ए बी सी, पहले 5 सिर्फ ए को देंगे, फिर 5 ए और बी को देंगे 1:1 में, और फिर 5, 5, 5 जो है तीनों को देंगे। क्लियर? तो ये तो क्वेश्चन ईजी है, अब आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 10, दक्ष और ये दक्ष एसोसिएट इज ए रेपुटेड फर्म ऑन अकाउंट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टनर्स इट वाज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एज ऑन 31 दिसंबर 2011। देयर बैलेंस शीट इस तरीके से दे रखे, दक्ष, यस, सिद्धार्थ इनका दे रखा है। ठीक है, ट्रेड लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर लोन, क्रेडिटर, सिद्धार्थ लोन। तो 4 है, तो चारों में क्या करेंगे? प्रोपोर्शनेटली बांटते जाएंगे जब तक आउटसाइडर लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं होगा। इट वॉज डिसाइडेड दैट मिस्टर दक्ष विल बी इन चार्ज ऑफ रियलाइजेशन। ही विल बी सेट अपार्ट 10,000 टुवर्ड्स द एक्सपेंसेज। वो 10,000 एक्सपेंस के लिए साइड में कर देंगे। ठीक है भाई, 10,000 उनको एक्सपेंस के लिए दे दिए।
ही विल बी पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 5% ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स टुवर्ड्स देयर कंट्रीब्यूशन टू अदर देन लोन। ऐसा जब भी आए तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि ये भूल जाते हैं अपन कि पार्टनर को जितना भी देंगे उसका 5% उसको क्या करेंगे, लोन के अलावा अगर देंगे तो उसका 5% उसको कमीशन देंगे। डेटर वगैरह से कितना कितना रियलाइज़ हुआ है वो सारा लिख रखा है, ठीक है। और एक्चुअल एक्सपेंसेज उन्होंने कहा फिर 20,000 हुआ है। फर्म इज सॉल्वेंट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऐसा है कि प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:2:1 और लॉस जो 1:1। क्यों? क्योंकि जो सिद्धार्थ है वो माइनर है तो वो लॉस बियर नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा पार्टनर है जो लॉस बियर नहीं करेगा तो उस केस के अंदर पहले सबसे पहले पार्टनर लोन का पेमेंट करते से सबसे पहले उसकी क्या करेंगे, कैपिटल का रीपेमेंट करेंगे। अगर पैसा नहीं होगा तो जो सॉल्वेंट पार्टनर है अगर तो वो पैसा ला के भी उसको देंगे और उसका पेमेंट किया जाएगा। फाइनल रेजोल्यूशन वाज मेड ऑन 15, ठीक है। अब देखो डेटर से कितना रियलाइज हुआ है 3,50,000 और उसके अलावा 20,000 उनके पास पहले से बैंक बैलेंस था, तो टोटल अपने पास 370 है। लेकिन वो कह रहे हैं 10,000 हमें क्या करना है, खर्चा होगा उसके लिए रखना, मतलब 3,60,000। तो ये 360 हम क्या कर देंगे, कैसे बांट देंगे। अभी तो आउटसाइडर लाइबिलिटी बाकी है तो 3,322 इसमें बांट देंगे 3,60,000, ठीक है। फिर 4 लाख आएंगे, अभी भी आउटसाइडर लाइबिलिटी बाकी है तो 3,322 में बांट देंगे। फिर 50,000 ये भी आउटसाइडर लाइबिलिटी में, अभी भी टोटल आउटसाइडर लाइबिलिटी का पेमेंट कितना हुआ 3,60,000 प्लस 4 लाख प्लस 50,000 8,10,000, जबकि टोटल तो 10 लाख अभी भी बाकी पड़ा है। फिर 140 आएगा, फिर जो है उनको बांट देंगे, कैसे, प्रोपोर्शनेटली बांट देंगे। और फिर 50,000 आएगा तो ये भी हम क्या कर देंगे, उनको आउटसाइडर को बांट देंगे 3,322 में। और यहाँ तक आके टोटल 10 लाख हो जाएगा, मतलब टोटल 10 लाख की इनके आउटसाइडर लाइबिलिटी का पेमेंट हो जाएगा। अब बचे आपके 8 लाख। ये जो 8 लाख मिले अब लास्ट, अब इसमें से वो क्या कह रहे हैं कि सब कुछ चेंज है जो आपको करने हैं। कुछ चेंज क्या कि रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए आपने पैसा साइड में रखा था 10,000, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुए 20,005। तो ये पहले तो 10,005 रुपये रियलाइजेशन के ये साइड में करो। हमने कहा साहब कर दिए, ये हो गया 8 लाख माइनस 1,00,005 कितने बचे 789,995। उन्होंने कहा अब पैसा लेके जाओ, पार्टनर का लोन अगर कोई है तो वो दे दो। हमने कहा सिद्धार्थ का लोन है वो दे देते हैं, ये 1 लाख का दे दिया। 789,995 माइनस 1 लाख कितना बचा 689,995, ठीक है। अब ये जो पैसा है जो पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करो। उन्होंने कहा फिर से बोल गए, हमने कहा क्या कि देखो पार्टनर को अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 5% कमीशन कौन देगा। हमने कहा ठीक है आपका कमीशन दे देते हैं। 689,995 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105 तो 5 डिवाइडेड बाई 105 कितना हो गया, एक सेकेंड है और तो कुछ भी नहीं है ना। 689,995 to 5 divided by 105 32,856, ठीक है। अब कितना बचा 689,995 माइनस 32,856 तो कितना बचा 657,139। अब हमने कहा ठीक है ये बांट दे, तो उन्होंने कहा देखो सबसे पहले तो सिद्धार्थ को दे दो। हमने कहा हाईएस्ट रिलेटिव वगैरह, उन्होंने कहा सब छोड़ो पहले सिद्धार्थ को दे दो। हमने कहा ऐसा क्यों, उन्होंने कहा कि क्योंकि सिद्धार्थ कोई भी लॉस लेगा नहीं। हमने कहा अच्छा ठीक है तो उसको दे देते हैं। कितना 557,139 557,139 अब इतना बचा। हमने कहा ठीक है अब बाकी का कैसे पेमेंट करें साहब, एक सेकेंड ना, यहाँ ये हो गया सिद्धार्थ का लोन हो गया, क्लियर है। अब हमने कहा बाकी कैसे करें, तो बाकी उन्होंने कहा अब जो आपका पैसा है 557,169 वो 10 और यस तुम्हारे पार्टनर कैपिटल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हमने कहा बैलेंस कितना है 3 लाख और 2 लाख है। और सिद्धार्थ का तो कितना हो चुका है, नील हो चुका है।
अब इसका कितना है 3 लाख और 2 लाख, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 1:1 है, मतलब कि 2-2 लाख होना चाहिए। इसका 1 लाख एक्स्ट्रा सीधा देखते से पता चल रहा है, तो आपको सीधा क्या कर दो 10 को कर दो। बाकी आप करना चाहोगे तो कर लो, लेकिन बाकी आपको पता है कि 2 लाख और 3 लाख और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका इक्वल है, मतलब कि इसका 1 लाख एक्स्ट्रा है, तो पहले इसको दे दो। हमने कहा ये 1 लाख गए। अब कितने बचे, इधर लिख रहा हूँ 457 139, ठीक है। अब ये क्या करो, अब दोनों की कितनी हो गई 2-2 लाख हो गई, ठीक है, 2 लाख 2 लाख। तो अब जो बचे हैं 457 139, इसको क्या कर दो दोनों में, एक सेकेंड, 457 नहीं बजना चाहिए भाई, कैसे कहाँ दिक्कत कहाँ रही है, कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। 8 लाख है, उसमें से ये हो गया, ठीक है, तो ये बचा 789, सिद्धार्थ का लोन हो गया, सिद्धार्थ का लोन हो गया 1 लाख, तो ये बचा 689, 657 सिद्धार्थ की कैपिटल 557। एक सेकेंड ना, हो सकता है भाई कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, तो फिर बाद में बहुत परेशान हो जाते हैं, उस वजह से मैं थोड़ा रिस्क नहीं लेके 789, ठीक है, लेस पेमेंट ऑफ सिद्धार्थ लोन। सिद्धार्थ का लोन 2 लाख का है क्या, ओहो, मैंने कहा हो रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। सिद्धार्थ का लोन 2 लाख का है, क्या है कि ये पिछले 6-7 अटेम्प्ट से पढ़ा के सारे क्वेश्चन याद हो गए, इसलिए अगर कोई अमाउंट थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है तो उसमें सिद्धार्थ का लोन चला गया 789.95 में से, तो बचा 589.995, ठीक है। अब सबसे पहले सिद्धार्थ की कैपिटल का देना है, तो ये 1 लाख का सिद्धार्थ की कैपिटल का दे दिया, तो कितना बचा 489.995, ठीक है। फिर दक्ष की कैपिटल का दे दिया, क्योंकि दक्ष का ज़्यादा है, दिए 1 लाख दे दिया, तो कितना बचा सॉरी ये सिद्धार्थ का लोन का पेमेंट किया। उसके बाद में सिद्धार्थ का लोन का पेमेंट करने के बाद में हमने कहा कि ये पैसा है जो क्या करें, बैलेंस फॉर कैपिटल पेमेंट पहले सिद्धार्थ को करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नालायकों, फिर से बोल रहे, हमने कहा क्या साहब, तो उन्होंने कहा कैपिटल का पेमेंट करने से पहले मेरा कमीशन कौन देगा, हमने कहा ठीक है दे देते हैं, आपका कमीशन दे देते हैं 589.995 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 105, 589.995 589.995 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, ये हो गया 28,095। हमने कहा ठीक है दे दिया ये, तो ये हुआ 589,995 माइनस 28,095, कितना बचा 561,900, ठीक है। अब अपने को पता है कि सबसे पहले इसी को 1 लाख करना है, ठीक है, तो ये सिद्धार्थ की कैपिटल का दे दिया, बाकी बचा 461,900, और 469,900 में से दक्ष की कैपिटल का दे दिया 1 लाख, तो कितना बचा 361,900। अब 361,900 को हम क्या करेंगे, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 180,950 180,950। तो इसका लॉस कितना हुआ एक्चुअल में, 2 लाख में से 180,950 मिला, तो 19,050 दक्ष और यश का कम मिलेगा, और ये उनका लॉस होगा पार्टनरशिप। अब सपोज आगे 50,000 और मिल जाते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, तो पहले तो इनका जितना बाकी है वो कर दो, कितना 19050 19050, तो ये हो गया 19050 इंटू 2, कितना 38,100 चले गए। अब बाकी बच्चे उनका क्या करें, इन दोनों को बांट दें क्या, नहीं, ये क्या है एक्स्ट्रा पैसा, अगर एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो 2:1 में, और सिद्धार्थ को भी दिया जाएगा। क्लियर, इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और एक इसके अंदर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अंदर एक पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ऐसा है कि देखो, एक तो ये चीज़ है कि अगर पार्टनरशिप फर्म ने क्या कर रखा है, लोन दे रखा है,
अगर लोन ले रखा है पार्टनर ने तब तो वो क्या करेंगे, आउटसाइडर लायबिलिटी फिर पार्टनर के लोन का पेमेंट करेंगे। अगर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, उनके कैपिटल के बैलेंस से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर आप प्रोपोर्शनेट कैपिटल से करते हो तो एक बार रैंक डिसाइड करते फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन कंटिन्यू करना है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज किसी पार्टनर को एसेट वगैरह दे दिया और एकदम से पेमेंट हो गया तो उस केस के अंदर आपको वापस से करना पड़ेगा। कैसे, जैसे ये देखो, एज ए पार्ट ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल सी एक्सेप्टेड ए पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर 10,000। अब सी की बारी थी और उसको 15,000 पेमेंट करना था और वो 10,000 की एसेट ली, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सी की बारी नहीं थी या सी को 9,500 ही देने थे और एकदम से उसको 10,000 का पेमेंट हो गया, तो उस केस के अंदर वापस क्या करो, यस देने के बाद में जो बैलेंस बचे उससे वापस के एक बार क्या करो, रैंक है जो दोबारा डिसाइड करो। क्लियर है, बस ये एक पॉइंट इसके अंदर बताना था, ये आपको डाउट आ सकता है, मैं बता देता हूँ। देखो, एक तो ये हो गया लोन को एडजस्ट करते हैं ये, ठीक है, और एक जैसे ये अभी सबसे पहले जो रैंक डिसाइड हुई उसमें ऐसा था कि 6500 इसको, फिर 4500 इसको और 3000 इसको, यहाँ तक 3000, तो ये इस तरीके की रैंक थी। ठीक है, लेकिन अब इसको 6500 और 3000 9500 का पेमेंट करना था। ठीक है, और इसको 4500 का करना था, लेकिन एकदम से पेमेंट क्या हो गया, 10,000 इसको आ गया, तो 4000 का जो कैश है वो तो बी को दे दो, उस वक्त तो बात ख़त्म करो। लेकिन उसके बाद में क्या करो, वापस रैंक डिसाइड करो। वापस कैसे, देखो ये था, ये इतना बैलेंस इनका था, अब एकदम जो कैश है वो तो बी को देना पड़ेगा क्योंकि अब उसके पास तो और कोई ऑप्शन है नहीं, इसको एकदम से 10,000 का पेमेंट हो गया। ठीक है, 4500 का था उसका, लेकिन 4000 दे के ख़त्म करेंगे क्योंकि पैसा ही इतना ही है। अब ये जो बचा है, अब ये जो है लेके, जैसे एक बार एकदम से पेमेंट हो जाए तो फिर ये बैलेंस लेके आपको क्या करना पड़ेगा, वापस उनकी रैंक है जो डिसाइड करनी पड़ेगी, वापस क्या करनी पड़ेगी, रैंक डिसाइड करनी पड़ेगी। क्लियर, कैसे, ये देखो वापस उन्होंने रैंक डिसाइड किया, ये 55,000, 33,500 और 15,000, फिर वापस रैंक डिसाइड करेंगे और उसके हिसाब से पेमेंट होगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। इन क्वेश्चन के अंदर अगर आपको सही करना है तो एक ही चीज़ ध्यान रखना होगा, आपको क्लेरिकल एरर नहीं करना होगा। अगर क्लेरिकल एरर करोगे तो गलतियाँ होगी, बाकी इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं कि उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आए। बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, इससे मुझे भी बेनिफिट होगा। ठीक है, और अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे और ज़्यादा लोग अगर स्टूडेंट होंगे देखने के लिए, तो हर कोई अगर थोड़ा थोड़ा स्मॉल अमाउंट भी कंट्रीब्यूट करेगा तो हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि अभी जैसे ये है कि क्लासेज के साथ साथ क्लासेज जितने ले रहा हूँ उससे ज़्यादा एडिटिंग के अंदर टाइम चला जाता है, तो अगर थोड़ा बहुत सफिशिएंट फंड आ जाता है तो उसके इसके अंदर एडिटिंग वगैरह का काम मैं किसी और को दे दूँ ताकि मैं इसको पढ़ाने पे फोकस कर सकूँ। नहीं तो अभी जैसे अभी ये तीसरी बार लेक्चर रिकॉर्ड किया है, 2 बार किया तो एक बार पता नहीं क्या हुआ, साउंड में दिक्कत आ रही है और एक बार वीडियो क्वालिटी में दिक्कत आ गई, और एक बार तो साउंड और वीडियो क्वालिटी दोनों में दिक्कत आई और एक बार साउंड तो बिल्कुल ही नहीं आया। तो ये तीसरी बार रिकॉर्ड किया है, पता नहीं तीसरी बार सही हुआ या नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम है जो सॉर्ट आउट हो जाए और मैं ज़्यादा टाइम जो है वो टीचिंग के अंदर ध्यान दे पाऊँ। तो इस वजह से मैं स्मॉल कंट्रीब्यूशन सबसे मांगता हूँ। तो वो है कि अगर सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तो हर कोई अगर थोड़ा थोड़ा भी करेगा तो काफ़ी हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट के जरिए बताइएगा, और डाउट आए तो मेरे मोबाइल नंबर है 9602 8602118772, उस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, क्वेश्चन का पिक भेज दीजिएगा साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।